कि क्या ये हेयर फॉल होना नॉर्मल होता है? क्या शैम्पू वाकई बालों को नुकसान पहुंचाता है? डेली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने दिन बाद करना चाहिए? और पैचेस की सूरत में बाल क्यों झड़ते हैं? और क्या स्ट्रेस, हार्मोन्स और तर्ज ज़िंदगी खामोशी से हमारे बाल छीन रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ और एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम, कि बालों का गिरना कितने बाल अगर आपके डेली गिर रहे हैं या कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली काउंट तो नहीं किए जा सकते, लेकिन एक अंदाज़ा होता है, तो ये नॉर्मल होता है? और अगर उससे ज़्यादा गिरे तो फिर आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये हेयर फॉल जो है बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा और हर किसी का इशू है। तो इसमें ये है कि हम यही कहते हैं कि देखिए, नॉर्मल जो एक बाल गिर रहा है, एक नॉर्मल पर्सन का वो 50 to 100 रोजाना गिरना है। अच्छा। हाँ जी, 50 to 100 ये एक नॉर्मल चीज़ है जो आपके बाल गिरने हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा अब गिर रहे हैं, आप ब्रश करते हैं, जाहिर आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर गिरना शुरू हो गए हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ जी, तब उसको हम हेयर फॉल कहेंगे। लेकिन 100 to 50 में हम उसको हेयर फॉल नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि नज़र रखें कि आपकी बीच की मांग है वो अपार्ट तो नहीं होना शुरू हो गई, वाइड तो नहीं होना शुरू हो गई, जबकि पोनी टेल है वो तो नहीं पतली होना शुरू हो गई है, आपके बाल लेंथ में तो नहीं छोटे होना शुरू हो गए हैं, उसको फिर हम हेयर फॉल कंसीडर करेंगे। डॉक्टर साहब, यानी कि मेरा हेयर फॉल अपने जवाब में मर्दों का भी ख्याल रखें साथ। मर्दों को भी मैं यही कहूंगी कि उनके भी ऐसे ही 50 to 100 ही बाल गिरेंगे, और उनके भी अगर और ये दोबारा आ भी रहे होते हैं आपके जितने ये गिर रहे होते हैं। हाँ जी, आ भी रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ फैक्टर्स देखने हैं कि गिर क्यों रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारी काउंट हो रही हैं। स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, देन हमारा जो आजकल हेयर स्टाइलिंग का जो इश्यूज हैं, हम इतने ज़्यादा पर्मिंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग करें, इसकी वजह से बहुत गिर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, खाना सही नहीं खा रहे हैं, इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इससे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये भी है कि कॉन्सेप्ट शैम्पू का इस्तेमाल, और शैम्पू बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो भी बाल डैमेज हो रहे हैं, तो शैम्पू कितना रोल? हाँ जी, शैम्पू रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वो हैवी सल्फेट शैम्पू यूज़ करते हैं। हैवी सल्फेट शैम्पू जो है वो जब तक झाग ना बने तब तक तसल्ली नहीं होती है। और अगर हम किसी को कह भी दें कि ऑर्गेनिक शैम्पू लें, तो उनका अगला क्वेश्चन होता है कि इसमें तो झाग ही नहीं आती है, तो इससे तो सर नहीं साफ होता। लेकिन हमने हमेशा माइल्ड सोप, ऑर्गेनिक सोप जो सल्फेट फ्री हो। सल्फेट जो आपने देखा है कि अगर आप जब कभी कपड़े धोते हैं तो वो सर्फ की कितनी झाग बनती है, तो वही सल्फेट उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ होता है, तो हमारे बालों के लिए कितना डैमेज। तो बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं? बेबी शैम्पू यूज कर सकते हैं, वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छे, और मार्केट में भरे पड़े हैं ऑर्गेनिक शैम्पूज, वो लें, उससे अपने बालों को वो करें, शैम्पू करें, वो बहुत अच्छे हैं। और ये जो दूसरे शैम्पूज हैं, सल्फेट फ्री हो गया या बेबी शैम्पूज आप कह रही हैं, ये अगर आप डेली केमिकल अप्लाई करें, यानी जिस तरह से हम लोग हैं, हम अपने बालों पे डेली केमिकल अप्लाई करें, तो हमें तो रोजाना बाल धोने, आप सल्फेट फ्री शैम्पू, ऑर्गेनिक शैम्पू से यूज। ओके, अच्छा, चले आपके बाल नहीं गिरेंगे। चले थोड़ी सी और मुश्किल बातें करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा, यानी पैचेस की शक्ल में जो बाल गिर रहे होते हैं, ये क्या है? ये कोई बीमारी है? ये क्या मसला है और क्या इसका इलाज भी होता है? हाँ जी, एलोपेशिया एरियाटा, जिसको हम आम जुबान में बालों का वो बल झड़ जो कहते हैं, बाल झड़ जो कहते हैं, वो है ये आम जुबान में। अच्छा, ये ना एक ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब है कि आप ही की एंटीबॉडीज जो हैं वो हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसकी ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट आ जाती है। हमारे पास हर एज में ये चीज़, जो किड्स हैं या अडल्ट्स हैं, ये चीज़ प्रेजेंट करती है, या तो ये प्राइमरी भी प्रेजेंट कर रही होती है, या फिर ये किसी बीमारी के साथ एसोसिएट होकर प्रेजेंट कर रही होती है। जो प्राइमरी प्रेजेंट कर रही है उसमें हम यही कहेंगे, अगर स्मॉल पैच है तो अक्सर हम पेशेंट्स को या उनकी मदर्स को कहते हैं कि आपने इसके बारे में नहीं सोचना। इसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो मैंने मेन कॉज देखा है वो स्ट्रेस। बच्चे जो बहुत स्ट्रेस अपनी स्टडीज के ड्यूरिंग ले रहे होते हैं ना, जो टीन एज में आ गए, हम उनको कहते हैं कि इनका एक तो स्ट्रेस मैनेज करें। एग्जाम का स्ट्रेस बच्चे ले रहे हैं, रूटीन का स्ट्रेस ले रहे हैं, ये खुद ब खुद ही निकल आएंगे। छोटा पैच है तो वो विद इन 6 to 12 मंथ्स उससे खुद ही आ जाना है। लेकिन हाँ, अगर 10 साल से पहले आ रहा है और उसकी कुछ टाइप्स हैं, ओफियसिस टाइप है जो पीछे से बाल गिरा रही है, अगर पीछे से बाल गिरे, हाँ जी, तब वरीसम है, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है, कुछ कंडीशन है, आप आए, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देते हैं, मेडिसिन देती हैं, और इससे बाल दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन ये एक फेज है, थोड़ा टाइम लगता है, ऑटोइम्यून डिजीज, और ये किसी को लगती नहीं है। मर्दों की दाढ़ी से भी बाल जहाँ पर भी हेयर बेयरिंग एरियाज है वहाँ से बाल गिरेंगे, दाढ़ी से गिरेंगे, बैक पे बाल है वहाँ से,
किसी भी जगह से ठप्पे की सूरत में बाल गिर सकता है। अच्छा अच्छा और ये काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा, ये काबिल इलाज है। आप प्रॉपर टाइम पे वक्त पे आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। यूजुअली तो हम स्मॉल पैचेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं करते, हम कहते हैं वेट एंड वॉच करें, अगर बड़े तो आपने आना है दोबारा, नहीं तो ये खुद ही आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ना खवातीन की अगर हम बात करें, ये हेयर लाइन जो है वो पेयर होना शुरू यहाँ से यहाँ हो जाती है, चली बड़े जाती बाल है। थिन होना शुरू हो जाते हैं, और फिर मदर्स का कहा जाता है कि बच्चियों की टाइट पोनियां भी ना करें कि इस तरह से हो जाए। बट समटाइम्स ये होता है कि खवातीन को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा था हमारे बालों की टाइप क्या है, हमें उसकी केयर कैसे करनी है, और हेयर फॉल का मकसद या कॉज ही समझ नहीं आ रहा होता। हाँ जी, जो मुझे जो सबसे ज़्यादा ओपीडी में प्रॉब्लम आती है ना, वो यही आती है, मदर में बहुत टाइट पोनी की होती है, वो ट्रैक्शन एलोपेशिया होना शुरू हो जाता है, बाल खींच के लिटरली गर्ल्स जो होती हैं यहाँ से उनका एलोपेशिया नजर आना शुरू होता है। वहाँ पे कहते हैं हेयर स्टाइलिंग इसको वो करें, ठीक करें, लाइट पोनी करें, या बाल खुले छोड़ें थोड़े अर्से के लिए, या कुछ करवाएं, तो आपने बालों को पीछे से टाइट करके नहीं बांधना है। अच्छा, जो रिसीडिंग की बात की, वो मेल का भी आपने जिस तरह कहा कि मेल को भी आपने नजर में रखना है, तो मेल तो सबसे ज्यादा ओपीडी में यही आ रहा है कि गंजपन आना शुरू हो गया। उनको हम मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की तरफ ले जाते हैं। मेल्स में अर्ली आ जाता है क्योंकि एंड्रोजन रिलेटेड होता है। एंड्रोजन जो हार्मोन्स हैं वो मेल्स के हैं, और वो मेल जो हैं वो अपने 20s में प्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं हमारे पास। हाँ जी, उनके लिए फिर हमने अक्सर क्या होंगे, सिर्फ मल्टीविटामिन्स ले रहे होते हैं, उससे उन्होंने हल नहीं होना। अच्छा, अक्सर आएंगे डॉक्टर ये तेल लगा लिया, मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ठीक नहीं हो रहा, गंजपन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके लिए फिर उनको पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझाना, हम मेनॉक्सिडिल जो हमारी FDA अप्रूव्ड जो मेडिसिन है हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं, फिनेस्ट्राइड टॉपिकल अप्लाई करने के लिए देते हैं। अच्छा, उसका भी जो एक साइड इफेक्ट आता है ना मेनॉक्सिडिल का, कि वो जरा टेलोजन फ्लूवियम में जो बाल होते हैं ना वो गिरता है, वो ज्यादा गिरता है। वो पेशेंट परेशान हो जाएगा कि जी डॉक्टर साहब आपने क्या मेडिसिन दे दी है, ये तो बाल ज्यादा गिर रहे हैं, और वो भी यूज करते रहना है आपको। हमने पेशेंट को गाइड करना है कि आपने इसको यूज करना है। अच्छा, वो बालों को पहले गिराता है मिनॉक्सिडिल, और उसके बाद फिर वो न्यू लेके आता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आप ये आपको गंजा भी कर रहे हैं ना, तब भी आपने इसको लगाना नहीं छोड़ना, और जब यूज करना छोड़ने तो फिर बाल दोबारा गिर जाते हैं। जिनके हेल्दी हैं उनको नहीं आप ये सजेस्ट करती मिनॉक्सिडिल? जिनका मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है या फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये किस तरह से डायग्नोज होता है? ये मेल्स को, जैसे मैंने बताया कि आपकी यहाँ वाली लाइन जो है वो रिसीड करना शुरू हो जाएगी, या यहाँ से गंजपन आना शुरू हो जाएगा। फीमेल्स में यूजुअली फीमेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इतनी यंग एज में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये फीमेल हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन उनको आएगा जिनको PCOS का मसला है, या किसी को और को हार्मोनल इश्यूज हैं, या फीमेल फिर जब जा रही होती है अपने 45 के करीब, जहाँ पर उसका मेनोपॉज आ रहा होता है, वहाँ पर उसके एंड्रोजन्स बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर फीमेल को ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे। वरना ये मेल्स के आते हैं और मेल्स को 20s में आना शुरू हो जाता है। तो बचाने का भी कोई तरीका बता दें। बचाने का ही तरीका बता रही हूँ कि आपने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर दें। आप जो मेल हमारे पास 20-25 तक आ जाते हैं ना, हम उसके बाल बचा लेते हैं। जो 40-45 तक आते हैं ना, फिर उसका हेयर फॉलिकल बिल्कुल श्रिंक हो चुका होता है। फिर हम उस पे हमारे पास फिर जवाब है, फिर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई हल नहीं है। लाइलाज है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, हंसने की बात नहीं है ये। अल्लाह खैर करे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम देखते हैं जितना बालों का मसला आ रहा है, उतने ही ज्यादा हेयर ऑयल्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में। हर बंदा तेल, जिस किसी के बाल लंबे हैं उसने प्रमोशन शुरू कर दी कि भाई मैं तो अपना घर का तेल बनाया, मेरी नानी दादी का नुस्खा है जो चलता आ रहा है, हमारे फैमिली में नुस्खे, हर कोई तेल बेच रहा है। टेक्नोलॉजी भी बता रहा है, ये कोल्ड प्रेस है, ये हॉट प्रेस है, और ये बालों का टाइप चेक बताएं ना जरा हमें, तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं? अच्छा, इसमें तेल की जो मिथ है ना, वो तो सदियों से चलती आ रही है, और जब मेरे पास तक हमारे तक भी पहुंचते हैं ना, जब पेशेंट्स वो यही कहते हैं हमने ये तेल भी अप्लाई कर लिया है, इवन तारे मीरे का भी लगा लिया, सरसों का भी लगा के देख लें, ये भी हमारे बाल नहीं आ रहे। पेशेंट को गाइड करना कि ये सिर्फ आपके बालों को कंडीशन कर देंगे, ये हेयर रीग्रोथ में हल नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर स्कैल्प के ऊपर है। हमारी बालों बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो अल्लाह ताला ने हमारे डर्मिस में रखी है। हमारा बाल की फैक्ट्री जो है वो एपिडर्मिस में नहीं है। ये सिर्फ वहां तक आके रुक जाएगा, इसने नीचे नहीं जाना। बहुत ज्यादा भी हो, हम कहते हैं थोड़ी मालिश कर ले तो थोड़ी सी सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन इस चीज पे आपने रहना कि सिर्फ तेल से आपके बाल वापस आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ कोई साइंटिफिक अप्रूव नहीं है। और हम देखते हैं कि गंजे लोग भी तेल बेच रहे हैं बाल लंबे करने नहीं है इसका। इवन जो रोजमेरी भी आया है उसको भी ये मिनॉक्सिडिल के ऑल्टरनेटिव बताते हैं, लेकिन मिनॉक्सिडिल भी उसमें जहाँ पे रिसर्च की गई है कि 2% मिनॉक्सिडिल है। अगर वो भी लगाना है तो आपने बहुत प्योर 2% मतलब है कि आपने सुबह शाम लगाना है। इवन जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो उसको तो हम 5% देते हैं, और वो हम रिकमेंड करते हैं। मिनॉक्सिडिल करता क्या है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है। मिनॉक्सिडिल इज अ वेज़ोडाइलेटर।
ओके। वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा। और फिनेस्ट्राइड का बीच में रोल है। फिनेस्ट्राइड में क्या करना है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जा रहा है, जो कि एक्चुअली बाल गिरा रहा है, उसने उसको इनहिबिट करना है। तो मिनॉक्सिडिल के साथ आपको फेनेस्ट्राइड मेल्स को लेना जरूरी है, फीमेल्स को अच्छा नहीं। डॉक्टर साहबा, लास्टली हमें ये भी बता दीजिए, जो सप्लीमेंट्स खाती हैं खवातीन, कहती हैं वो बाल थोड़े से कमजोर होना शुरू हो गए तो बायोटिन खाना शुरू कर दे, वो कितनी इफेक्टिव है? नहीं, बायोटिन भी एक हाइप है। अच्छा, बायोटिन ओवर द काउंटर जाके लोग लेते हैं। बायोटिन की कमी से नो डाउट बाल गिरते हैं, लेकिन हमारी अवाम में बायोटिन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी विटामिन डी और हमारे यहाँ ये सीरम फेरेटिन की कमी है। ठीक। हमारी हर फीमेल तकरीबन विटामिन डी का शिकार है या फेरेटिन का। अब इनको ठीक कर लें, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सही। आप एक अपनी नॉर्मल रूटीन में एक डोज रखें जो कि आपको डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए है, क्योंकि ना हम दूध लेते हैं, ना हम मछली खाते हैं, ना हम दही ले रहे हैं, हम बाहर सन में भी जाते हैं तो सन ब्लॉक लगा के जाते हैं, हमारा एक्सपोजर नहीं हो रहा। और आपने अपनी डेली डोज में इतनी डोज रखनी है विटामिन डी की, ताकि आपके बाल रीग्रो करें। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा।